नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप बरसों फाइनेंशियल प्लानिंग में लगा देते हैं, वेल्थ क्रिएट करने में लगा देते हैं, संपत्ति को संजोते हैं, लेकिन आपके बाद आपकी संपत्ति का रखवाला कौन होगा? आपके बाद आपकी संपत्ति का ख्याल कौन रखेगा? क्या इसकी प्लानिंग आपने की? फाइनेंशियल प्लानिंग में विल प्लानिंग का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी की प्लानिंग होती है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विल प्लानिंग भी। तो इसी विल प्लानिंग वसीयत पर आज हम करने वाले हैं चर्चा कि क्यों आपके लिए वसीयत बनाना बहुत जरूरी है, कब आप वसीयत बना सकते हैं, कितनी बार आप वसीयत बना सकते हैं। आपके मन में होंगे ढेरों सवाल, उन तमाम सवालों के जवाब हम आज अपने एक्सपर्ट के द्वारा आपको देने वाले हैं। परिचय करा देते हैं आज के एक्सपर्ट का। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड हमारे साथ हैं। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम शो में। ज्यादातर हम आपसे चर्चा करते हैं, हमेशा करते आए हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए, संपत्ति को कैसे बनाया जाए, लेकिन आज का टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति बना तो लेते हैं, लेकिन शायद ये ज्यादा सोचते नहीं हैं कि हमारे बाद उस संपत्ति को हमसे भी ज्यादा संभाल कर कौन रखेगा, और यहीं पर विल प्लानिंग काम आती है। मैं बहुत ही आजकल के कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहती हूँ, विल प्लानिंग या वसीयत बनाना क्यों है इतना जरूरी? स्वाति जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से बिल बनाना बहुत जरूरी है। दो तीन कारण है इसके। एक कारण तो ये हो गया कि देखिए, हर इंसान एक ना एक दिन तो जाने वाला है। एवरीबॉडी हैज अ फाइनाइट लाइफ, किसी की इनफाइनाइट कोई इमॉर्टल नहीं है। तो ये एक 100% सर्टेनिटी है कि हम सब एक ना एक दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो कोई भी प्लानिंग जो सर्टेनिटी की हो वो ना करें तो ये समझदारी नहीं। पॉइंट टू, जिंदगी में कई सारे निर्णय आप लेते हैं, राइट। फाइनेंशियल मैटर में कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं, कई सारे डीमैट अकाउंट होते हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, गोल्ड होता है, शेयर्स होते हैं, इतनी सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, आर्ट होता है, छोटे एसेट्स होते हैं, कारें होती हैं। ये सब इतनी सारी किस्म की एसेट्स हैं। तो पैसा काफी बिखरा हुआ होता है एक इंसान की जिंदगी में। उसको एक जगह पे लिखना और कौन उसका हकदार है और कौन उसको संभालेगा और संचवाएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनकंसोलिडेटेड होती है इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, अगर ये ना करें तो जो नेक्स्ट कर्ता होगा, वो कर्ता को बीच में लड़ाई होने का, बहुत सारे परिवार आज लड़ते हैं क्योंकि वो विल नहीं बनी होती है। तो दो भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, कजिन्स लड़ रहे हैं। अगर आपने जो एक्स्ट्रा संपत्ति अपनी जिंदगी में कमाई, अगर वो आपके अपनों में प्यार नहीं बांट सकती, तो एटलीस्ट लड़ाई तो ना कराए और परिवार को नष्ट ना कराए। तो ये तीन प्राइमरी कारण होंगे स्वाति जी मेरे हिसाब से, जिसके लिए बिल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वसीयत की अहमियत बहुत ज्यादा है हर किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग में, और इसका अंदाजा हमें फिरोज आई थिंक पिछले 2 साल में काफी ज्यादा लगा, क्योंकि कई लोगों ने अपनों को खोया और उसके बाद कई सारे ऐसे केसेस आए। आप इनफैक्ट उस पर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं, जब जो मेन जो संपत्ति के ओनर थे, उनके न रहने पर ये किसी को समझ नहीं आया कि आखिरकार वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी या जो भी एसेट है, वो जाएगा किसको। तो ऐसे तरीके के जो केसेस हैं इन एब्सेंस ऑफ विल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और पिछले 2 साल में हमने ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देखा है। यस स्वाति जी, आई थिंक हमने देखा है कोविड के बाद एक लाइफ की जो फ्रेजिलिटी है, जो अनसर्टेनिटी है, वो सबको दिखी है। क्योंकि जिंदगी, बहुत लोग कोई भी अपनी मौत के बारे में सोचना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बहुत दुखद बात है सोचने के लिए। बट कोविड ने हमें सोचने पे मजबूर किया है, क्योंकि हमारे दोस्तों में, परिवारों में हमने किसी ना किसी को कोविड के चलते खोया है। और ये देखा है कि अगर कोई यंग उम्र में चला जाता है तो इतनी खराब स्थिति होती है कि परिवार वाले जूझते रहते हैं और फाइनेंशियल ट्रबल में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता क्या है। लोन होते हैं काफी सारे लोगों के, और लोन आ जाता है, घर से निकलना पड़ता है, तो बिल बनती है, तो एक कंसोलिडेशन होता है। पॉइंट 1, हमने काफी एग्जाम्पल्स दिए, मैं आपको बताता हूँ।
एग्जाम्पल एक दो कपल कपल जो एक्सीडेंट में चल बसे, उनका एक लौता लड़का था 7-8 साल का। अब ग्रैंड पेरेंट्स को पता नहीं है कि क्या इन्वेस्टिंग हुई है, और उनको अपने पूरे बच्चे के लिए पूरे एसेट्स को समेटना इतना बड़ा चैलेंज था कि हमें 1-1.5 साल लगा ताकि सबको हम ठीक कर पाए। और एक दो एग्जाम्पल तो ऐसे आए क्योंकि हमारी देश में एक रूल नहीं है। एस्टेट प्लानिंग का रूल हर स्टेट में, काफी सारे स्टेटों में अलग अलग है। बेंगलोर का रूल अलग है, मुंबई का रूल अलग है, क्योंकि दो अलग स्टेट्स हैं। एक कंट्री का एक रूल नहीं है एस्टेट ड्यूटी को, एस्टेट प्लानिंग को लेते हुए। इसीलिए कहीं प्रोबेट की जरूरत पड़ती है, कहीं प्रोबेट की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोबेट का मतलब कोर्ट का ऑर्डर। ऐसे काफी सारे उदाहरण लिए हैं जहां 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में। तो ये बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, बट आई विल नॉट बोर यू विद देम। बट स्वाति जी, आई कैन जस्ट से मेरे 20 साल के तजुर्बे में ये एहसास हुआ कि इसको अगर आप ना करें तो आपने मैनेजमेंट ठीक नहीं की। नहीं, बिल्कुल आपने फिरोज सही बोला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम शायद इसको या तो नजरअंदाज कर देते हैं या तो सोचते हैं इसके बारे में कल सोचा जाएगा, लेकिन कल किसने देखा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन हम सबको मिला है हाल फिलहाल में। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि विल बनाना किसको चाहिए, और क्या कोई एक उम्र हम स्पेसिफाई रखें कि हाँ मेरी उम्र नियरिंग रिटायरमेंट है तो तब मैं विल बनाऊं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप रिटायर हो गए हैं, उसके बाद आप वृद्धावस्था में या वृद्ध उम्र में आप अपनी एक वसीयत लिखते थे, फिर आपने बच्चों के नाम या जिसके भी नाम आपको अपनी वसीयत करनी है उनके नाम आप लिखते थे, जो हमने यूजुअली सीन्स देखे हैं अपने इर्द गिर्द। लेकिन क्या ये पूरा जो पिक्चर है ये चेंज हुई है? अभी आपने उसका एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा दिया। तो एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए विल प्लानिंग की? आइडियली स्वाति जी, जैसे आपके पास एसेट्स आए, मेरे हिसाब से अगर आपके एसेट्स 2 लाख रुपए भी हैं तो आपको विल बनानी है। अगर एसेट्स नहीं है, सिर्फ लायबिलिटीज हैं, तो आपको विल बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। बट ज्यादातर सबके पास कोई ना कोई तो एसेट होती है। एक वॉच ही होती है महंगी वाली, जिसको पता, राइट? तो हर वो व्यक्ति जिसके पास एसेट्स हैं उनके लिए विल इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू, कि विल बनाने से कुछ कुछ घट तो नहीं जाता, क्योंकि उससे जीने की मरने की संभावना पे तो कोई असर नहीं पड़ता। तो विल बनाने से तो आप आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ तो नहीं चेंज होती। तो विल बनाना एक सरल काम है, 1 घंटे का, 2 घंटे का या 4 घंटे का काम है मैक्सिमम। तो वो करना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। किसी के पास भी एसेट्स हो उनको विल बनानी चाहिए, क्योंकि विल अमूमन आप कितनी बार भी अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो विल बनाने में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं दुविधा में नहीं रहेंगे कि मैंने विल बना लिया, मॉडिफाई कैसे करूं। लोग अपनी विल को 10 बार, 20 बार, 30 बार मॉडिफाई करते हैं लाइफ टाइम में, ताकि वो अपने करंट सिचुएशन को इनकॉर्पोरेट कर पाए अपनी विल में। तो एज इज नॉट इम्पोर्टेंट स्वाति जी, बट ये बहुत बड़ा मिथ है कि एज बढ़ेगी, जब मैं 60 का हूंगा, 70 का हूंगा, तब जाके मैं बनाऊंगा। मेरे हिसाब से उम्र कम भी हो। पहले जब मैंने विल नहीं बनाई थी तो हर बार फ्लाइट लेता था तो मुझे एक डर सा लगता था कि अगर मैं चला गया तो मेरी वाइफ को पता होगा कि नहीं, मेरे बच्चे को पता होगा कि नहीं कि पैसे कहाँ पड़े हैं, कौन विल का हकदार होगा। बिल्कुल, ये जिंदगी की सच्चाई है। इसके बारे में प्लानिंग, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर इवेंट्स के लिए ही करते हैं। तो विल प्लानिंग भी एक ऐसी ही फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बहुत एक सबको पता लगने वाली बात ये कही कि विल आप कितनी बार भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, अगला सवाल यही था मेरा आपसे कि हमारी तो संपत्ति ऐड होती रहती है। अगर हमने जल्दी विल बना ली, लोग सोचेंगे यार इतनी जल्दी विल बना ली, तो आप कितनी बार भी उसको बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, जब आप विल बनाते हैं तो विल बनाते समय का जो पूरा प्रोसेस है फिरोज, वो कैसा है? क्योंकि विटनेस का होना वहां पर बेहद जरूरी होता है। तो वो जो विटनेस, गवाह की अहमियत क्या होती है? गवाह कौन होना चाहिए, गवाह कौन होता है, कितने गवाह होने चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। ये स्वाति जी, बिल बनाते हैं तो बिल का बनाने से पहला ये स्टेप होता है कि आप पहले सोच लें कि आपकी कौन सी एसेट किसको जाएगी। वो एक डिसीजन ही बहुत बड़ा डिसीजन है कि कैसे आप अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पहले वो सोच लें, प्लेन पीस ऑफ पेपर पे लिखना, वो फर्स्ट स्टेप है।
सेकंड है उसको डॉक्यूमेंट करना लीगल तरीके से सही फॉर्मेट में, वो सेकंड स्टेप है। थर्ड है कि आपको अपने विटनेस ढूंढने, जैसे आपने कहा कितने विटनेस होने चाहिए, मेरे हिसाब से 2 मिनिमम विटनेस होने चाहिए आपके विल के। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 विटनेस जरूर रखें अपनी विल में। ये आई थिंक ब्रिंग्स ऑथेंटिसिटी टू द विल। ओके, 2 विटनेस होने जरूरी हैं। और क्या उन विटनेस का रिश्ते में होना जरूरी है, या आपका दोस्त या आपके वकील या आपके डॉक्टर या आपके कोई जानकार भी हो सकते हैं फिरोज? स्वाति जी, वो कोई भी हो सकते हैं, आपका एक्वेंटेंस होते हैं, जैसे जानकार आपने कहा, ओके। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो अडल्ट हैं, 18 इयर्स प्लस हैं। फिरोज, यहाँ पर एक और सवाल जो मन में उठता है वो ये है कि वसीयत को क्या निरस्त कर सकते हैं? ये सवाल इसी जवाब से जुड़ा हुआ है जब आपने बोला कि जो वसीयत है कितनी बार भी आप बना सकते हैं। मतलब जो वसीयत आखिरी बनी हुई है उसके पहले वाली सारी वसीयत निरस्त मानी जाएगी और जो आखिरी है वही मान्य होगी। बिल्कुल सही कहा स्वाति जी। जो लास्ट विल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और वही मानी जाएगी। इसीलिए विल जिस पे डेट नहीं लिखा होता वो खारिज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा काफी इंस्टेंसेस में। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट विल जिसको कहते हैं, वो लास्ट विल डेट से ही पता लगती है। तो विल पे डेट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके पुरानी जो विलें हैं, जो आप बदल चुके हैं, अपना मन बदल चुके हैं, वो वैलिड नहीं होती और खारिज हो जाती। ओके, अब वसीयत तो बना ली आपने, बोला कि एक सादे कागज पर भी आप एक वसीयत लिख सकते हैं, उस पर डेट, उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। लेकिन वसीयत का रजिस्टर होना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये तब कब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वाकई ये रियलाइज होता है पूरा जो मैटर है। मतलब विल बनाने वाला जब नहीं रहा तो उसके बाद जब संपत्ति का बंटवारा होना है, और अगर मानिए विल रजिस्टर नहीं है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, रजिस्टर करने से फायदे बहुत हैं। शायद पहले तो आप पहली 1-2 विल बना रहे हैं, तो पहली विल बना रहे हैं, रजिस्टर ना भी करें ठीक है। अगर आप 30 की उम्र में हैं, 35 की उम्र में, आप रजिस्टर ना भी कराएं, एटलीस्ट विल तो बना लें, रजिस्ट्री के चक्कर में विल ना रह जाए। बट हैविंग कमिंग बैक टू योर पॉइंट स्वाति जी, रजिस्टर कराने से 2-3 चीजें हो जाती है। उसमें जो डेट है वो एक ऑथेंटिक डेट मानी जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस से ठप्पा लग गया कि ये डेट पे ये इधर आए थे और इन्होंने रजिस्टर करी थी। उससे ऑथेंटिसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, इसमें जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है, जब आप चले जाते हैं तो विल को जब एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्री होती है। ये एक सेकंड एडवांटेज है। और जब विल रजिस्टर्ड होती है तो उसको कोई कोर्ट कचहरी में कंटेस्ट करने की संभावना कम होती है। अगर कोई कंटेस्ट भी करे तो ये अर्जों नहीं चलता, ये केस 1-2 साल में निपट जाता है, 6 महीने में निपट जाता है ऐसा केस। वरना 10 साल अगर रजिस्टर्ड विल ना हो और कोई कोर्ट कचहरी के पास खटखटा है दरवाजा, तो शायद 8 साल 9 साल एवरेज लाइफ है ये केसेस को सेटल करने की। तो ईज ऑफ डिस्प्यूट अगर भी होती भी है तो बहुत इजीली सेटल होती है, और ऑथेंटिसिटी और लास्टली ट्रांसमिशन प्रोसेस इजी हो जाता है। ये 3 एडवांटेज है रजिस्ट्री के। ऑफ कोर्स आपको अपनी जिंदगी के 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, सब रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और वहां खड़ा रहना पड़ेगा, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं टेक्निकल नॉमेनक्लेचर में कोडिसिल कहते हैं। उसमें भी आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, एनेक्स्चर्स ऐड कर सकते हैं अपनी विल पे। तो ऐसा नहीं है कि आप बंद गए क्योंकि रजिस्टर हो गई। वसीयत बनाना क्यों जरूरी, इस पर कर रहे हैं आज हम बहुत ही जरूरी चर्चा। फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। फिरोज, विल अगर बनाई ही नहीं, वसीयतनामा है ही नहीं, और संपत्ति का बंटवारा होना है और संपत्ति के जो मालिक है वो दुनिया में नहीं रहे, तो फिर क्या होगा प्रॉपर्टी का या एसेट्स का? स्वाति जी, क्या होगा कि अगर आप इंटरस्टेट चले जाते हैं, आपकी विल नहीं होती, तो आपके रिलीजन के आधार पे ये डिस्ट्रीब्यूशन तय किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक हिंदू रिलीजन के कोई चल बसते हैं, तो उनकी जो संपत्ति है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत बांटी जाती है। अगर और जैन और बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग भी इसी रूल के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होती है। इसमें ये रूल है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन के बीच में,
फादर को नहीं मिलता है। मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन इज व्हाट हिंदू सक्सेशन एक्ट इज ऑल अबाउट। पॉइंट वन। अगर आप पारसी या क्रिश्चियन है तो उनकी जो सक्सेशन है वो 1925 सक्सेशन एक्ट फॉर पारसीज एंड क्रिश्चियंस के आधार पे जाती है। तो उसमें 1/3 ऑफ एसेट स्पाउस को जाता है और 2/3 ऑफ द एसेट लीनियंज की जो डिसेंडेंट्स हैं उनको जाता है। ये है क्रिश्चियंस और पारसी के लिए रूल। मुस्लिम अगर चल बसते हैं तो वो शरिया लॉ के हिसाब से पास ऑन होता है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक स्वाति जी, इफ यू डोंट हैव अ विल एंड यू आर नो मोर, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलीजन के आधार पे ये 3 कैटेगरीज में होता है डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन वन फॉलो। फिरोज, एक और तर्क कई लोगों का होता है कि मैंने तो अपने हर एक जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें एक नॉमिनी बना के रखा है, तो मुझे विल बनाने की जरूरत नहीं है। नॉमिनी होना और किसी संपत्ति का मालिक के तौर पर नाम होना किसी विल में, कितना डिफरेंस है ये? देखिए, हर एसेट का ट्रीटमेंट अलग है, इसीलिए जो आपका प्रश्न है उसी से ये साबित होता है कि विल कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी में आपने हाउसिंग सोसाइटी में एक स्टेट में आप उसको नॉमिनी बनाते हैं तो नॉमिनी ओनर नहीं बनते, सिर्फ कस्टोडियन बनते हैं। दूसरे स्टेट में नॉमिनी ओनर बन जाते हैं। तो ये जो नॉमिनी का जो सिस्टम है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में काफी कॉम्प्लेक्स है। पॉइंट 2। पॉइंट 3 ये कहना चाहूंगा कि नॉमिनी होते हुए भी आपको विल की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट विल और नॉमिनी को सिंक्रोनाइज करना इंपॉर्टेंट है। विल में कुछ और कहा गया है और नॉमिनी कुछ और कहता है, नॉमिनेशन कुछ और कहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो ये दोनों को सिंक्रोनाइज करना इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है कौन से स्टेट में है उसके आधार पे आपको चूज करना है कि इधर नॉमिनेशन करना है या विल से ही हो जाएगा काम। ओके। और क्या एक रजिस्टर्ड विल, जो एक विल किसी ने बनाई है अपने संपत्ति को लेकर, उसको भी क्या चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जब बनी हुई विल को लोग चैलेंज करते हैं कि नहीं, ये विल सही नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। क्या ऐसा होता है और ऐसा होने पर क्या किया जा सकता है? किन केसेस में होता है? स्वाति जी देखिए, चैलेंज तो हर चीज हो सकती है। रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज होती है, नॉन रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज होती है। चैलेंज होने पे उसके बाद क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से रजिस्ट्री करने के जो आपने वक्त बिताया और रजिस्ट्री कर दी, तो चैलेंज जो होगी तो मेरिटोरियस केस होगा तो ही वो विथस्टैंड कर पाएगा, वरना वो खारिज हो जाएगा केस अगर आपने किसी ने बहुत ऑथेंटिक केस नहीं डाला। तो 4 कॉमन रीजंस हैं जहां बिल कंटेस्ट होती है हमारी कंट्री में। एक है इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी ने अपनी पावर को यूज करके उनकी विल को इन्फ्लुएंस कर दिया, उसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक केस बनता है। कोर्शन, मतलब किसी को धमकी देके आपने विल लिखवा ली। फोर्जरी की, ये तीसरा ज्यादा कॉमन कंटेस्टिंग पैरामीटर है। लैक ऑफ मेंटल कैपेसिटी, जिसने विल लिखी वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं थे, वो अपनी सूझबूझ में इन्होंने विल नहीं लिखी, इस आधार पे कंटेस्ट होता है। अगर रजिस्टर्ड विल होता है तो काफी बार कोर्शन का मतलब किसी ने फोर्स किया है, ये साबित हो जाता है कि यार सब रजिस्ट्रार ऑफिस आए थे, वहां खुशी खुशी उन्होंने की विल। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये 4 कॉमन कॉजेस हैं व्हाई विल्स गेट कंटेस्टेड इन इंडिया। रजिस्ट्री करने से इसकी संभावना काफी घट जाती है, जीरो नहीं होती। स्वाति जी, जो आपका प्रश्न था क्या ये कंटेस्ट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, बट संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल। फिरोज, अब कई लोगों ने जिन्होंने नहीं सोचा था कि हाँ, बिल बनाना इतना इम्पोर्टेंट होता है, और आपके बहुत सारे जवाबों से उनको लगा कि नहीं, अब बैठकर तसल्ली से एक प्रॉपर प्लानिंग, विल प्लानिंग करनी चाहिए। तो उनकी समझ के लिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किन बातों का ध्यान में रखते हुए अब किसी को विल प्लानिंग करनी चाहिए। एक पूरी इस चर्चा का एक, अगर मैं एक जिस्ट समझूं आपसे। तो जो पॉइंट्स हैं समराइज करना चाहूं तो विल बनाने के लिए अपनी पूरी एसेट्स को पहले एक पेपर पे लिखें, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसका एक निर्णय करें और दूसरे पेपर पे लिखें।
तीसरा, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चूज करें या फिर लॉयर चूज करें या कोई भी एडवाइजर्स जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10 साल से ये हमारे क्लाइंटों को फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो उनको चुने कि कौन ये आपके लिए ये काम करेगा, क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करेगा या आपके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर जो भी हो वो करेंगे, या आपके कोई दोस्त हैं जो जानकार हैं वो करेंगे, या लॉयर है। तो वो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप, बिल बनने के बाद आपको पूरा चेक करना है कि बिल और नॉमिनेशंस मैच्ड हैं कि नहीं है, विटनेस ने साइन किया है कि नहीं किया है, आपने खुद ने लेजिबली साइन किया है कि नहीं किया है, डेट डाला है कि नहीं डाला है, रजिस्ट्री करनी है कि नहीं करनी है, और अगर करनी है तो आपको पूरे एसेट्स कवर किए कि नहीं, माइनर चिल्ड्रन है तो उनको विल में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ये सब बातें को ध्यान में रख के अगर आप पहली विल बना लेते हैं तो उससे एक तजुर्बा बन जाता है। 6 महीने साल भर बाद एक चेंज करने के लिए आपको एक सरलता होगी, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं। तो इसीलिए पहली विल बनाने के लिए ज्यादा ना सोचें, कर लें। और मेरी ये विनती है सबसे कि सब जिसके पास 1 लाख रुपए की भी एसेट या उससे ज्यादा हो तो जरूर अपनी बिल बनाएं, इसी वीकेंड पे बनाएं जो आ रहा है वीकेंड, और इसको डिले ना करें। बिल्कुल। फिरोज, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। विल प्लानिंग में अगर नाबालिग बच्चों का नाम लिखते हैं कि उनके बाद संपत्ति बच्चों को जाएगी, और भगवान ना करे अगर बच्चों के नाबालिग रहते हुए ही अगर संपत्ति के मालिक नहीं रहते हैं, तो उस केस में क्योंकि बच्चे तो अंडर 18 हैं, तब किस तरीके से प्रॉपर्टी जाती है बच्चों को? ये स्वाति जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइनर चिल्ड्रन रहते हैं। तो एक गार्डियन का एक लॉ है, उसके हिसाब से गार्डियन चुना जाता है। अगर आप वो लॉ के हिसाब से नहीं जाना चाहते, अगर समझिए कि नेचुरल गार्डियन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अगर आप वो नहीं चाहते कि ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ये भार पड़े कि पैसे भी संभालने हैं, बच्चे को भी संभालना है, तो आप दूसरा एक गार्डियन चूज करके अपनी बिल में लिख सकते हैं। गार्डियन जिसको भी चूज किया है वो उस पैसे को संभाल के ग्रो करें या सचवा के रखें जब तक कि चाइल्ड मेजर नहीं हो जाता। तो ये जो गार्डियन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ना है कि आपके रिलीजन के हिसाब से कौन नेचुरल गार्डियन होने वाला है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, कोई किसी और को नॉमिनेट करना है, तो आप गार्डियंस को भी अपनी बिल में चूज कर सकते हैं। और गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पैसे को संभाल के रखे जब तक कि वो माइनर चाइल्ड मेजर नहीं हो जाता और अपनी सूझबूझ से पैसा संभाल नहीं सकता। बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे फिरोज होगा कि जिन संपत्ति का ब्यौरा हमें विल में लिखना होता है, क्योंकि काफी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कौन कौन सी संपत्ति हो सकती है? एक तो हमारे एसेट्स तो हो गए, लेकिन कई लोगों के बहुत कीमती पेट्स भी होते हैं, और ये बहुत रियलिस्टिक सिचुएशंस हैं, कई लोगों के साथ आई है। क्या ऐसे सिचुएशन में इनका भी बंटवारा होता है क्या? एक्चुअली स्वाति जी, डेफिनेटली अगर पेट्स को आपको लिखना है, विल एक बहुत ओपन कैनवस है। आप अपनी डिजायर्स को लिख सकते हैं, पेट्स को एक एसेट मान सकते हैं। फिनेंशियल वैल्यू नहीं होगी, बट इमोशनल वैल्यू तो एक्सट्रीम इमोशनल वैल्यू है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स चाइल्ड इज एन एग्जैजरेशन टू मेक अ पॉइंट, बट आप अपनी विल में जरूर लिख सकते हैं कि आपके पेट के गार्डियन कौन होंगे, ताकि आपके अगर जो पेट हैं तो उसके लिए अगर 2 लोग कंटेस्ट करेंगे ये संभालने वाले हैं, तो वो विल आपको वो एग्जीक्यूटर को गाइड कर सकती है कि पेट को संभालेगा कौन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका भी नाम आप विल में लिख रहे हैं, ये सबसे अहम पार्ट है कि ट्रांसपेरेंसी काफी लोग नहीं करते। विल बनाते हैं बट बच्चों को नहीं बोलते। जिन जिन का नाम है विल में, उन सबको एक कॉपी देना अपने जीते जी जरूरी है। अगर आप ये कॉपी नहीं देते तो उनको कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो आप होंगे ही नहीं उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ विल इंडिया में बहुत कम है। काफी सारे देशों में ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी है। अगर आपने किसी का नाम लिखा है आपकी विल में तो उनसे साइन लेके एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आदमी चला जाता है या औरत चली जाती है, फिर उसके बाद विल पढ़ी जाती है तो एक सरप्राइज सा मिलता है और लड़ना भिड़ना अनिवार्य है। So transparency is important, and of course you can write your pets as well. बिल्कुल। अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में विल प्लानिंग की कितनी ज्यादा अहमियत है और इसे कैसे बनाना है और किन बातों का ख्याल रखना है। बहुत धन्यवाद फिरोज आपका मनी गुरु इस शो में शामिल होने के लिए।
आज में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल हमसे है, आपके टेलीविजन सेट्स पर है, हमसे सवाल जरूर पूछिए, पूरा भूलेगा। अगले शो में आपका सवाल करेंगे जरूर शामिल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।